तो अब हम एलर्जी कर लेते हैं। तो एलर्जी में एक सबसे पहली चीज याद रखनी है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है एलर्जी में। ठीक है, ब्लड प्रेशर बिकम्स लो इन एलर्जी। एलर्जी को थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि मैंने, मान लो हमने कुछ लोग बिठाए, सबको हमने क्या दिया, हमने ना उस रूम में हमने रूम फ्रेशनर कर दिया। ठीक है, अच्छा चलो, या तो रूम फ्रेशनर तो बहुत कॉमन सी चीज हो गई। हमने सबको बिठाया, कुछ लोगों को बिठाया, हमने सबको क्या दी, रोटियां खाने के लिए दी। ठीक है, अब हमने सबको ऐसे बिठा के रोटियां खाने के लिए दे रखी। अब होता क्या है ना, उसमें से एक इंसान ऐसा है, एक देखो मैंने नंबर कैसा चूज किया, मान लो मैंने 100 लोगों को बिठाया, उसमें एक इंसान ऐसा है जिसको रोटी से एलर्जी हुई, क्या पता उसको ग्लूटेन से एलर्जी हो, या क्या पता उसमें उसको वीट से एलर्जी हो। अब देखो, वीट तो बहुत कॉमन सी चीज है यार। ठीक है, उससे एलर्जी होना इज वेरी अनयूजुअल। ठीक है, उसको खाने से साइड इफेक्ट आना इज वेरी अनयूजुअल। तो बस इसी चीज को हम एलर्जी कहते हैं। अब हम एलर्जी कैसे होता है, कैसे उसमें एंटीबॉडी, अच्छा बताओ एलर्जी में कौन से एंटीबॉडी वो एक्टिवेट होंगी। आईजीई जो सबसे लीस्ट अमाउंट पे होती है, हमने एंटीबॉडी वाले पार्ट में कवर किया था। ठीक है, तो पहले मैं बता देती हूँ पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें पढ़ना है एलर्जी और एलर्जिक डिसऑर्डर्स, और हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी थोड़ा बात करेंगे, एंड देन वी विल कम ऑन टू द ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्योंकि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है ना, अगर हम इस वीडियो में कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। हम ग्राफ्ट रिजेक्शन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एलर्जी और एलर्जिक डिसऑर्डर्स एंड द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हम करेंगे इसमें। तो एलर्जी में क्या होता है ना कि एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है। अब एग्जैगरेटेड हमने क्यों लिख रहा है, क्योंकि लिख रहे हैं हम, क्योंकि देखो एग्जैगरेटेड तो है ही ना, जिससे जिस चीज से कॉमन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, उससे उस इंसान को, एक पर्टिकुलर इंसान को, एक इंसान को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि उसको एलर्जी है, तो एक एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स है। अब जैसे कि कोई वायरस है, उसको तो सबसे ही प्रॉब्लम होगी ना, ह्यूमन बॉडी को तो उससे प्रॉब्लम होगी, तो वो एलर्जी नहीं कहलाएगी, वो तो नॉर्मल वायरस है। लेकिन अगर किसी को रोटी या किसी को अंडा या किसी को नॉर्मल चीजों से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो, अगर किसी की बॉडी नॉर्मल चीजों के खिलाफ रिस्पॉन्स कर रही है या उसकी वजह से रिस्पॉन्स कर रही है, आईजी सिक्रीट कर रही है, तो वो तो एक तरीके से एलर्जी हो गई, एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स हो गया। तो ये एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का इन सर्टेन पीपल। ठीक है, सर्टेन पीपल on coming in contact with certain harmless substances। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, harmless substances। These people are hypersensitive, hypersensitive होते हैं to certain compounds। ठीक है, certain compounds, ये नहीं कि हर चीज से उनको सेंसिटिविटी होगी, नहीं नहीं, कुछ कंपाउंड्स उनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है, और उनके लिए उसको हम एलर्जेंस कहते हैं। ठीक है, विच आर रिफर्ड टू एज एलर्जेंस। ठीक है, वेरी ऑब्वियस है। एलर्जेंस क्या होते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, पॉलन ग्रेन हो गया, एनिमल डैंडर हो गया, एनिमल की स्किन से कुछ चीजें शेड होती हैं, उसको हम एनिमल डैंडर कहते हैं। डस्ट माइट्स हो गए, एक्सट्रीम कोल्ड हो गया, सर्टेन फूड आइटम्स हो गए। अच्छा देखो, जो डस्ट माइट्स है ना, उसको, उससे तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसमें होता है क्या है ना, जैसे अगर हल्की सी भी डस्ट हो गई ना, कहीं भी उन्होंने सफाई कर ली है, ऐसी चीज होगी जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, उनको छींके आने लगती है, खांसी आने लगती है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। ऐसा नहीं बहुत सीवियर होता है, बट हाँ उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो एलर्जेटिक होते हैं। कुछ कुछ केसेस में तो स्किन रैशेस हो जाते हैं, रेड हो जाती है पूरी स्किन, तो उनको डस्ट से प्रॉब्लम होती है। ये एलर्जेंस हो सकते हैं, पॉसिबल एलर्जेंस। Now, allergens are compounds or agents that cause allergy or allergic reaction। ये सबको पता है। कौन सी एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है, आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट होती है। कहाँ बाइंड करेगी आईजीई एंटीबॉडी, मास्ट सेल में जाके बाइंड करती है, बाइंड टू मास्ट सेल। क्योंकि हमें पता है मास्ट सेल क्या होते हैं, एलर्जी जब भी होती है तो एक्टिवेट हो जाते हैं। इफ यू रिमेम्बर, मास्ट सेल दो केमिकल से बने होते हैं, दो केमिकल बनाते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। याद आ रहा है कुछ कुछ, हिस्टामिन और सेरोटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टामिन और सेरोटोनिन ही जो है एलर्जी के टाइम पर रिलीज होते हैं। और एनसीईआरटी में देखो, हिस्टामिन और सेरोटोनिन का जो फंक्शन है ना, वो थोड़ा थोड़ा अपोजिट होता है। एनसीईआरटी में हिस्टामिन का फंक्शन दे रखा है, बस रट लो। कुछ चीजें इज जस्ट अबाउट रट्राफिकेशन, रटने के लिए कुछ बताई जा सकती हैं चीजें। रटने के लिए क्या चीजें बताई जा सकती हैं, हमें पता है एलर्जी में लो बीपी होता है। लो बीपी क्यों होता है, क्योंकि हिस्टामिन जो है वैसोडाइलेशन कर देता है।
ठीक है, तो बीपी लो हो जाता है और ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इसलिए कॉज होती है, ठीक है, क्योंकि ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो चुका है। तो हिस्टामिन ये दो चीजें कराता है, वैसोडाइलेशन कराता है, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। रिमेम्बर इट। होता क्या है, जैसे मान लो किसी पर्सन ने इनहेल कर लिया पॉलन ग्रेन को, उसका इम्यून रिस्पॉन्स इंक्रीज करेगा, ठीक है, और आईजीई एंटीबॉडी बनेगी जिसको हम इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं। तो फिर कुछ सर्टेन सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे कि रेडनेस हो जाएगी, रैशेस हो जाएंगी, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जी के। ठीक है, अब एलर्जिक डिसऑर्डर्स क्या क्या होती है? एस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर, रिमेंबर इट। हे फीवर, एनालिप्टिक शॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनालिप्टिक शॉक। इसमें क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में। इसमें क्या होता है ना कि जब कोई भी पर्सन किसी ड्रग से इंजेक्ट किया जाता है, एग्जाम्पल पेनिसिलिन, to which he is allergic, reaction will happen, and BP will fall down and person may get unconscious. देखो, जैसे कि किसी को पेनिसिलिन से मान लो एलर्जी है, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम होगी जिसमें उसको पेनिसिलिन देना जरूरी पड़ रहा है, तो पेनिसिलिन से लेकिन उसको तो एलर्जी है, तो पेनिसिलिन के खिलाफ भी उसके अंदर एंटीबॉडी बनेंगी और आईजी एंटीबॉडी सिक्रीट होगी, क्योंकि उससे उसको एलर्जी है, और इस वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है, बीपी बहुत कम हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलर्जी की जांच कराते रहनी चाहिए। अब ये नहीं कि हर दिन जांच ही करा रहे हैं, इट्स लाइक अगर आपको लग रहा है कि हाँ, तो आपको करा लेना चाहिए। जैसे कुछ खानों से भी एलर्जी होती है, कुछ खाने से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है, तो वो छोड़ते जाते हैं कि चलो छोड़ो, ऐसे ही हो जा रहे होंगे, सिम्टम मुझे ऐसे ही दिख रहे होंगे, बॉडी पे रैशेस ऐसे ही आ रहे होंगे। लेकिन अगर ये चीजें बहुत फ्रीक्वेंट है तो यू मस्ट गेट अ चेकअप। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एनालिप्टिक शॉक के लिए? एड्रेनालाइन गिवन, ठीक है, जो ब्रोंकियो डायलेशन कराता है, ब्रोंकी कॉन्स्ट्रक्शन कराता था हिस्टामिन, ठीक है, जिससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी, तो एड्रेनालाइन ब्रोंकियो डायलेशन करा देता है। स्टेरॉइड्स एक्शन ऑफ मास्ट सेल को कम कर देता है, और मास्ट सेल का एक्शन जब कम होगा तो हिस्टामिन के एक्शंस कम हो जाएंगे, बट एंटी हिस्टामिन ड्रग दे देता है। बहुत ऑब्वियस है। ये सारे एलर्जिक डिसऑर्डर हो गए, ये एलर्जी हो गई। अब आते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं? जब हमारी खुद की एंटी इम्यून सिस्टम ना हमारी खुद की सेल्स के खिलाफ ही क्या करने लगती है? एंटीबॉडी बनाने लगती है, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो व्हेन आवर इम्यून सिस्टम अटैक आवर ओन बॉडी पार्ट्स, दिस लीड टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। अब इसमें ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स ओनली, बिकॉज ये क्वेश्चन के ऑप्शंस में आएगा, पूछेगा कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, कौन से एलर्जी है एंड ऑल, ठीक है। तो एलर्जी के नाम याद होंगे, एस्थमा, हे फीवर, एनालिप्टिक शॉक। अब ऑटो इम्यून में देख लेते हैं, एडिसन्स डिजीज, ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस, पेर्निशियस अनीमिया, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलेटस, याद रखना इंपॉर्टेंट है, ग्रेव्स डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो, ये नाम तो याद रखने पड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तुम 5 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो, उसमें याद ही रखने पड़ेंगे नाम, ठीक है, जब बस नाम, उसमें बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी एलर्जी हो गई जिसमें बीपी लो रहता है, याद रखना बस, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में, छोटा सा लेक्चर होगा ग्राफ्ट रिजेक्शन का, सो वी विल सी दैट इन नेक्स्ट लेक्चर।